Assalamualaikum ji. Today we have our fourth lectures on IFRS 16, that is for leasing. So ये आज आखिरी इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा इस पे। इसको आज हम जो है वो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इनकम टैक्सेस IAS 12 जो है उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस। कहता है जनाब सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ अगर पहले इसमें, तो फिर आपको ज़रा इसको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक क्या था क्या है। देखिए होता ही है कि एक लेसी है, ठीक है जी। अब लेसी जो है इसके पास एक एसेट है। ये क्या करता है, अपना एसेट जो है वो ट्रांसफर करता है लेसर को। ये लेसर को एसेट दे देता है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा इसको सेल है, ये मैंने इसको सेल कर दिया। अब जब इसको सेल कर देगा तो फिर क्या होगा, ये वापस इसको लीज बैक करेगा, राइट जी। अब एक एसेट था इसके पास, लेसी के पास, उसने एसेट्स को सेल किया और उसके बाद उसने उसको लीज बैक किया। तो पहले स्टैंडर्ड ही कहता है, पहले आप ये देखें कि सबसे पहले आप देखें कि जो सेल इसने किया है, ये सेल जो है ये कवर्ड हो रहा है IFRS 15 में, जो है ये कवर्ड है। क्या IFRS 15 कहता है कि ये सेल हो गई है? तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ये कवर्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन पे, ये जो सेल की ट्रांजेक्शन है इसको हमने प्रायोरिटी देनी है और हमने कहना है ये जो सेल वाला काम है ये हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ कि हाँ सेल हो गई है, हमने कहा यस सेल हो गई है, IFRS 15 कहता है सेल हो गई है। अब स्टैंडर्ड कहता है कि जब ये सेल इसको पास हो गई है तो आप क्या करें, तो डेफिनेटली इसका जो एसेट्स है ये एसेट्स को क्या करेगा, ये डी रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है जी, ये रिकॉग्नाइज करेगा एसेट्स को, खत्म, बुक से निकाल देगा। और ये जो है ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, एसेट्स को जो है ये अपनी बुक्स में शो करेगा, क्योंकि एसिड उसके निकल लेसर से निकल के लेसर के पास आ गया। अब लेसी जो है वो एसिड्स को अपनी बुक से निकाल देगा और लेसर जो है वो उसको एसिड्स को अपनी बुक में ऐड कर देगा। ठीक हो गया जी। अब क्या स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड कहता है अब आप क्या काम करें, अब आप इसको लीज कर दें और अब आप IFRS जो है वो 16 जो है इसको अप्लाई करें और इसमें ट्रांसफर कर दें इसको। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लगेंगी, जो एंट्रीज होंगी वो IFRS 16 के तहत ही होगी। तो ये आपका होता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे हमने दो स्टैंडर्ड में से काम करना है। पहला स्टैंडर्ड जो हमारा होगा वो IFRS 15 होगा, हम उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। ये एक जो लेसी है वो सेल की एंट्री पास करेगा, जो लेसर है वो परचेज की एंट्री पास करेगा। एंड आफ्टर दैट जो है वो लीज की ट्रांजेक्शन होंगी और उस पर हम IFRS 16 के हिसाब से जो है वो लेसर जो है वो लेसी जो है वो एंट्रीज बुक करेगा। अब यहाँ पे तीन चीज हो सकती है। क्या तीन चीज हो सकती हैं, जो सेल प्राइस है और जो उसकी फेयर वैल्यू है। अब यहाँ जो एसेट्स गया हमारे पास से, ये जो एसेट हमारे पास गया है, इस एसेट्स की एक सेल प्राइस होगी। अब सपोज करें कि सेल प्राइस जो है वो 100 रुपए है, ठीक है जी। लेकिन जो उसकी फेयर वैल्यू है वो हो सकता है 100 रुपए हो, वो हो सकता है 110 रुपए हो, वो हो सकता है 90 रुपए हो। अब स्टैंडर्ड कहता है तीन कंडीशन हो गई आपकी। पहली कंडीशन जो थी आपकी, उसमें आपने कहा कि जो सेल प्राइस थी और जो फेयर वैल्यू थी बराबर थी, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, स्टैंडर्ड कहते हैं यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो तो 110 रुपए थी, लेकिन आपने सेल कितने में किया, आपने सेल उसको 100 रुपए में किया।
आपने फेयर वैल्यू से ज्यादा सेल कर दिया, आपको 100 रुपए मिले चाहिए थे लेकिन आपने उससे 110 रुपए ले लिए। अब स्टैंडर्ड कहता है इसको आप ब्रेक करें। इसको आप ब्रेक कैसे करें? अब ये जो है ये 100 रुपए है और जो 10 रुपए है इसको अलग अलग ब्रेक करें। इसको आप ब्रेक करें कि ये आपकी सेल है और ये जो आपने 10 रुपए लिए हैं ये आपका लोन है, और इस लोन को जो है वो IFRS 9 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है इसको आप ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। तो हमने कहा कि जब आप ज्यादा पैसे ले लेंगे तो वो जितने पैसे आपने ज्यादा लिए हैं वो पैसे जो है वो आपके IFRS 9 में जो है एज ए लोन जो है उसको आप ट्रीट करेंगे और आप कहेंगे कि आपने लोन लिया हुआ। अब अगला केस जो है, इस केस में क्या हुआ, आपकी सेल प्राइस ज्यादा थी लेकिन आपने कहा कि फेयर वैल्यू कम है, आपने 10 रुपए ज्यादा उससे कम लिए। तो यहाँ स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ जो 10 रुपए आपने कम लिए हैं बेसिकली ये क्या है, ये प्री पेमेंट है। आपने बेसिकली क्या किया हुआ, उससे पहले से 10 रुपए एडवांस लिए हुए हैं। तो आप जब आप सेल करने लगे तो हम इसको कहा चलो 10 रुपए कम दे दो, तो ये 10 रुपए जो है इसको आपने एज ए प्री पेमेंट ट्रीट करना है कि आपने एडवांस से पैसे उससे लिए हुए थे और अब आपने कहा 100 रुपए की चीज लो, 10 रुपए पहले से लिए हुए आपसे, 90 रुपए हमसे और हमें और दे दो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि इसको आपने एज ए प्री पेमेंट ट्रीट करना है। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका सारा सिनेरियो कि जब आपका IFRS 5 जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपने फिर लीज की जो ट्रांजेक्शन करनी है, ये सारे भी हम जो है वो उसके थ्रू जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और आता है। एक सिनेरियो यहाँ पे ये आता है कि अगर अगर यहाँ पे ये जो हमने कहा था कि ये IFRS सेल हो गई है, IFRS जो है वो यस हो गया है, हम कहते हैं IFRS ए जो है नो हो गया है। आपने जब सेल की और उस पर IFRS 15 लगाया तो IFRS 15 के हिसाब से सेल बनी नहीं। स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई ये सेल है ही नहीं, हम नहीं सेल मानते। IFRS 15 ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब IFRS 15 इसको रिजेक्ट कर देगा तो अब क्या होगा, अब IFRS 16 नहीं लग सकता इस पे। IFRS 16 अब इस पे नहीं लगेगा क्योंकि IFRS 15 इस पे नहीं लगा। अब पैसा तो आ गया। अब वो कहता है जब ऐसा आ गया, जब पहली बात तो IFRS 15 नहीं लगा, 15 नहीं लगा तो सेल नहीं होगी, एसिड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा और ये भी कोई एसिड रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब एसिड तो मूव नहीं हुआ लेकिन पैसा मूव हो गया। पैसा तो चला गया यहाँ से, यहाँ से कैश गया, इसके पास कैश आया। अब स्टैंडर्ड कहता है कि इस सूरत में जो कैश गया है इस पे आप IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगा दें और कहे कि हमने इसको लोन दिया है। ठीक है जी। तो जब आपका IFRS 15 एप्लीकेबल नहीं होगा, IFRS 15 कहेगा ये सेल नहीं है, एसेट जो है लेसर के पास रहेगा, लेसर एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो जो कैश चला जाएगा, कैश तो उसके पास पहुंच गया लेसर के पास, उस कैश को कहेगा कि ये लोन दिया गया है और उसको हम एज ए लोन जो है ट्रीट करेंगे। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है कि सेल हो जाए, दूसरी कंडीशन क्या है कि सेल ना हो। जब सेल हो जाएगी तो IFRS 16 लगेगा नेक्स्ट, और जब सेल नहीं होगी तो वो सीधा जाके लोन में जाके IFRS 9 लग जाएगा। और जब IFRS 15 लगेगा तो फिर हम क्या देखेंगे कि सेल किस प्राइस पे हुआ है, फेयर वैल्यू पे हुआ है, मोर देन फेयर वैल्यू पे हुआ है, लेस देन फेयर वैल्यू पे हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है जी। अब ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं जनाब, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स हम करने लगे। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व वन एंटिटी सेलिंग seller lessee an asset to another entity by lesser then immediately leasing back। ठीक है जी। तो सेलर लेसी जो है, लेसी अपना एसेट उसको भेजेगा और उसको साथ ही लीज बैक कर देगा। Therefore इन सबसेंस, तो हकीकत में क्या हो रहा है, इट्स प्योरली अ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। वो कहता है ये प्योरली जो है फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। द मेन पर्पज इज टू अलाउ द एंटिटी टू रिलीज कैश दैट इज टाइड अप इन द एसेट व्हाइल रिटेनिंग राइट ऑफ यूज द एसेट्स। वो कहता है कि आपको बेसिकली कैश चाहिए था, एसेट तो आपने लीज बैक करके अपने पास ही रखा हुआ है, तो चीज क्या आ गई, एक्स्ट्रा कैश आपके पास आ गया तो आपने कैश को यूटिलाइज किया, तो बेसिकली ये फाइनेंसिंग ही एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, a company may own an office building that is uses for its administrative purpose। तो मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसको मैं एज एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट मे डिसाइड टू सेल एंड लीज बैक द बिल्डिंग
टू रेस कैश। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इस बिल्डिंग को देते हैं, कैश देते हैं और बिल्डिंग को अपने पास ही रखते हैं। द सेलिंग फॉर बिल्डिंग इट राइजेस कैश, by leasing back the building it retains the right of use the asset of building for its potential activity। अब वो क्या होगा, बिल्डिंग तो चली जाएगी, बिल्डिंग तो डिक्लोराइज कर दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं राइट ऑफ यूज को एसेट्स के नाम से एक एसेट जो है वो अपने आप में अपने बुक्स में जनरेट कर लूंगा। Sell and lease transactions occur in number of situations and economically attractive, thus sell and lessee as they can use to obtain finance, generating cash flow, result in less financing, reflecting on the balance sheets than other debt mortgage to reduce exposure of risk owing on the assets। तो ये तीन पर्पज हैं जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। While buy lessee is usually financial institution and sell lessee are builders and aviation industry। Assessing whether transfer of the asset is a sale। अब वो पहली बात क्या कर रहा है, पहला पॉइंट क्या करता है, हमने जो एसेट बेचा और जो लीज बैक किया वो सपोज करें कि वो सेल है, वो IFRS 15 के हिसाब से पूरा हो गया है, तो अब फिर क्या होगा। तो ये पहला सिनेरियो जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। टू डिटरमिन हाउ द अकाउंट फॉर द सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस, a company first consider whether the initial transfer of underlying assets from the seller lessee to the buyer lessor is a sale। The company applies IFRS 15 to determine whether a sale has been taken place। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि IFRS 15 पर अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि सेल हुई है कि नहीं हुई है। अब उसने कहा जी ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स इज अ सेल, उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ एसेट जो है वो सेल हो गई है। अब जब सेल हो गई है तो वो लेसी क्या करेगा, जिसने सेल किया है उसकी बुक में क्या होगा, उसकी बात करेंगे। वो कहता है if the transfer of an assets by the seller lessee satisfies the requirement of IFRS 15 to be accounted for as a sale of the assets of seller lessee shall recognize the carrying value of the asset। तो क्या करेगा, जो उसका एसेट होगा उसको बुक से निकाल देगा, एसेट को क्रेडिट कर देगा, रिकॉग्नाइज कर देगा उसको, रिकॉग्नाइज द सेल एज फेयर वैल्यू, और क्या करेगा फेयर वैल्यू पे सेल बुक कर लेगा। ठीक है जी, तो सेल को बुक कर लेगा और एसेट्स को बुक से निकाल देगा। रिकॉग्नाइज ओनली गेन और लॉस रिलेटिंग टू द राइट ऑफ ट्रांसफर बाय, वो कहता है जो एसेट ट्रांसफर किया है उसके ऊपर डेफिनेटली जो गेन और लॉस होगा उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज द एसेट्स द प्रोपोर्शनली कैरी फॉरवर्ड, वो कहता है जब बाद में क्या राइट ऑफ यूज द एसेट्स भी आपके पास आ गया है तो उसको भी जो है वो आप अपनी बुक्स के अंदर शो करेंगे कि हमारे पास क्या है, वहाँ पे एक एसेट आ गया है जिसका राइट आया है यूज करने का, तो अंडर लीजिंग जो है राइट ऑफ यूज एसेट हम शो करेंगे। रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी एज अ प्रेजेंट, हम एक लीज लायबिलिटी जो है वो भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी, तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा देखें जी, सबसे पहले इसकी एंट्रीज क्या होगी। अगर मैं इसकी एंट्री बनाने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूंगा, मुझे सिंपल क्या पता है, मुझे पता है एसेट चला गया, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टू एसेट क्रेडिट। अगर बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग क्रेडिट। ठीक है जी, जो उस एसेट गया उसकी कैरिंग अमाउंट से उसको कैरिंग अमाउंट से कैरिंग वैल्यू से उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। राइट, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास कैश आएगा, जब एसेट जाएगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर लूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं कहूंगा कि मैंने एक लीज पे लिया है, तो लीज पे जब लिया तो लीज लाइबिलिटी जो है, लीज लाइबिलिटी एक जनरेट होगी और एक राइट ऑफ यूज एसेट जनरेट होगा। ठीक है जी, और जो डिफरेंस जाएगा इसका, वो डिफरेंस किससे जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर पे जाएगा। तो ये वो एंट्री है जो लेसी जो है वो करेगा जब वो एसेट्स को सेल आउट करेगा। तो इसी एंट्री की बेसिस हम सारा आगे न्यूमेरिकल वगैरह जो है सब देखेंगे। कहता है जनाब एग्जांपल क्या कहता है, कंपनी सोल्ड अ मशीन ऑफ 1.5 मिलियन। सो सेल प्राइस क्या है इसकी, सेल इसकी है 1.5 मिलियन। ठीक है जी, ऑफ विच द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज बैक अंडर द 5 इयर्स, तो कितने पीरियड का है, 5 साल के लिए उसने उसको लीज बैक कर लिया। द एसेट्स कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 मिलियन, कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी, कैरिंग अमाउंट जो इसकी है वो 1 मिलियन है। द लीज पेमेंट मेड बाय द लेसी 200,000 पेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तो लीज रेंटल जो है इसके वो 200,000 है। ठीक है जी, ये मिलियन में, ये भी मिलियन में। द इंटरेस्ट रेट इज 5%, इंटरेस्ट जो है वो 5% पे है।
assume that the transfer machines of the lessee satisfy the requirement of IFC। वो कहता है कि IFRS 15 जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। आप हमें बता दें कि जनाब इसकी अब देखें जी आपके पास कितने का सेल हुआ एसेट 1.5 मिलियन का, तो 1.5 मिलियन आपके पास कैश आएगा जितने का आपने सेल किया। आपका एसेट कितने का गया, कैरिंग अमाउंट से गया, आपने 1 मिलियन जो इसमें से निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये बुक्स आपको पता है कि इतने का आपका एसेट जो है वो डी रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है जी, इतना आपके पास कैश आया इस एसेट के जाने की वजह से। अब आपने क्या किया, आपने लीज की ट्रांजेक्शन करनी है। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि एसेट्स आया, आपने लायबिलिटी बुक करनी है। तो लायबिलिटी कैसे बुक करेंगे, आपने कहा कि आप 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है 5 साल के लिए, तो इसके लिए 5 साल का एनुटी फैक्टर चाहिए कितने पे, एट द रेट ऑफ 5%। एट द रेट ऑफ 5% 5 साल के लिए आपको एनुटी चाहिए। तो वो एनुटी फैक्टर इसका 5 साल के लिए क्या बनता है, 4.32947। इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 865 तो पहले स्टेप पे मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये भी पता था, ये भी बाउंड भी एक क्वेश्चन दी थी, मुझे पता था कितना पैसा आया, मुझे पता था कितने का निकला। तो तीसरा स्टेप मैंने क्या किया, तीसरे स्टेप में मैंने लायबिलिटी कैलकुलेट की कि कितनी लायबिलिटी मुझे देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख की जो है वो मैंने 5 लाख जो है 5 साल तक नहीं देना है, तो उसमें मैंने एंट्री फैक्टर लगा के उसकी वैल्यू निकाली। अब चौथे स्टेप में मैं क्या करूंगा, चौथे स्टेप में मैं एसेट्स की वैल्यू निकालूंगा। एसेट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एसेट्स की वैल्यू कहता है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो हमने कैलकुलेट की है अभी। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो हमने कैलकुलेट की है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कैरिंग अमाउंट से जो कि 1 मिलियन है, और डिवाइड करें फेयर वैल्यू से जो 1.5 मिलियन है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, तो 1 मिलियन उसने कैरिंग अमाउंट दी हुई थी इसकी। ठीक है जी, तो 1 मिलियन कैरिंग अमाउंट और इसकी सेल प्राइस या फेयर वैल्यू दोनों बराबर थी, वो 1.5 मिलियन थी, उसको आप उस पर डिवाइड करेंगे तो इससे आपका जो है वो राइट ऑफ यूज एसेट निकल आएगा। और आखिरी में जो है बैलेंसिंग फिगर जो है आपकी, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी वर्किंग जो है मैंने कर दी है, ये सारी डिटेल इसने यहाँ पे बना के दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो मैंने आसान तरीका था वो आपको मैंने यहीं पे बता दिया है कि ये कैसे सब चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं। ठीक है जी, इसको आप बैलेंसिंग की फिगर में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर आपने जो है इसका जो ये डिटेल में फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप करने की जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम ज़ाया करेगा और इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो इसको आप एंड पे रखें, जो बैलेंसिंग की फिगर होगी चाहे वो डेबिट पे हो या क्रेडिट पे हो, उसको आप P&L से क्लोज कर दें। ठीक है जी, अब वो कहता है सेल प्रोसीड अबव और बिलो द फेयर वैल्यू। अब वो कहता है फेयर वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है, ज्यादा है या बराबर है। जिससे हमने बात की थी ना, हमने कहा 3 चीजें थी। तो ये हमने पहला केस डिस्कस किया ये वाला भी, कि जिसमें सेल प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर थी। अब वो 2 केस लेके आया, वो कहता है यार अब वो बताओ कि वो वाला केस डिस्कस करेंगे जब फेयर वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, तो फिर क्या होगा। अब वो चीज हम डिस्कस करने वाले इसमें। कहता है if the fair value of the considerations of the sale of an assets does not equal to the fair value of the assets, if the payments of the lease are not at the market, or an asset shall make the following adjustments to measure the sale proceeds the fair value। Number 1 क्या है, अब द बिलो मार्केट है, अगर बिलो मार्केट प्राइस है, सेल 100 है और आपने बिलो मार्केट प्राइस जो उसको सेल किया, तो क्या हुआ, टर्म सेल अकाउंटेड फॉर एज ए प्री पेमेंट। तो कहते हैं प्री पेमेंट आपकी सेल प्राइस ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको कम पे सेल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ पैसे एडवांस में लिए हुए थे। तो वही इस केस की बात कर रहा है आपसे। वो कहता है प्री पेमेंट से भाई साहब, आपने 100 रुपए लेने थे, आपने 90 रुपए लिए, इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए आपने पहले कहीं लिए हुए इससे पहले, वो हमने एडजस्ट किए इसको, तो वो आपकी प्री पेमेंट्स में चला जाएगा। दूसरा बात वो कहता था अब मार्केट प्राइस, अब सेल जो है वो अब मार्केट प्राइस कुछ, तो उसने क्या हुआ है, कहता है अब आपकी मार्केट वैल्यू जो थी वो तो कम थी, लेकिन आपने सेल ज्यादा में कर दी है, तो क्या होगा। तो वो कहता है ज्यादा पैसे आपने ले लिए हैं, वो ज्यादा पैसे क्या है, वो आपके वो आपका लोन है। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल से। सेल प्राइस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सेल प्राइस अगर 100 रुपये है तो सॉरी,
क्योंकि सेल प्राइस 100 रुपये है तो फेयर वैल्यू कितनी है 90 है, तभी तो आपको ज्यादा मिलेगा ना। और ये आपका 110 है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ये देख लीजिएगा। वो बेसिकली यहाँ पे देखिए सेल प्राइस 100 रुपये है, से हम पैसे ज्यादा ले लिए और मार्केट वैल्यू कम थी, तो वो कहता है जो पैसे आपने ज्यादा ले लिए 10 रुपये, वो बेसिकली आपका लोन है, वो मैंने उल्टा ले लिया था। ठीक है। और इसी तरह आपकी आपकी फेयर वैल्यू 110 रुपए थी, आपने 110 रुपए ले लिया उससे, लेकिन आपने सेल की 100 रुपए में, आपको 100 रुपए मिले, तो 10 रुपए आपको कब मिले, वो 10 रुपए क्या था, वो प्री पेमेंट थी। ठीक है जी, तो वो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है आपसे। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगी, वो आपका लोन होगा, उसका वजह से लोन ट्रीट करना है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली ना, ये वाली वैल्यू, इसकी बेसिकली बात कर रहा है वो ये। अब क्या है यहाँ पे, अब अगर ये वैल्यू में लोन शामिल है तो लोन माइनस करेंगे, हम कहेंगे इसमें से माइनस करेंगे लोन, और जो बैलेंस यहाँ पे आएगा उस बैलेंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये फर्क है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो जो ये जो टोटल अमाउंट है इसके अंदर अगर लोन भी शामिल है तो कहता है लोन को बाहर निकालो, और जो बाकी अमाउंट है वो फार्मूले में यूज करेंगे आप। ठीक है जी। The entity shall measure any potential adjustments required in upper para on the basis of more readily determinable the difference between the sale price and the fair value of the assets and the difference between the present value of lease payment and the interest payment। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे बात करना है कि आप उसको ऑडियो कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट से जो आपने कैलकुलेट की है उसमें से लोन की अमाउंट जो है वो माइनस करना है। The entity shall measure any potential adjustments required in the above para on the basis of the more readily determined of the difference between the sale proceed। ये वो पैरा जो है वो ऊपर वाला पैरा जो है ना उसी को रिपीट कर गया है। अच्छा जी, अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, कहता है कंपनी हैज एसेट्स, सेल प्राइस कितनी है इसकी 1.5 मिलियन, द लीज बैक ट्रांजेक्शन 5 years, पीरियड कितना है 5 year है। द एसेट हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 1 मिलियन, कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी 1 मिलियन है। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू जो है इसकी वो कितनी दी हुई है 1.2 मिलियन। अब आपके पास जो एसेट था वो 1.2 मिलियन का था, लेकिन आपने सेल की तरफ में कर दिया 1.5 मिलियन में कर दिया। अब एक चीज जो थी आपका 1.5 मिलियन जो 1.2 मिलियन में सेल हो रहा था एक को, उसको आपने 1.5 मिलियन में सेल कैसे कर दिया, अब ज्यादा पे कैसे सेल कर दिया, तो कहता है अभी जो ज्यादा पे आपने सेल कर दिया है तो ये जो डिफरेंस है 0.3 मिलियन का, बेसिकली ये लोन है आपका। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक चीज जो जिसकी वैल्यू 1.2 मिलियन है मार्केट वैल्यू, वो मार्केट में जाके आप कैसे सेल कर सकते हैं 1.5 मिलियन। अब क्योंकि आप इसको लीज करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, कहता है ये हम इसको सेल नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि ये जो आपकी 3 मिलियन की जो आपकी एक्सेस अमाउंट है ये आपका लोन है, आपने लोन लिया है। द लीज मेड बाय द लेसी इज 1 मिलियन, वो कहता है लीज रेंटल जो है वो आपका कितना है 100,000 पर annum है, वो 5 years पेड इन एरियर। द इंटरेस्ट रेट डिप्रिसिएट, इंटरेस्ट क्या डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा इस पे, वो 5% होगा। अब जनाब इसका जो सेल जो है वो IFRS 15 जो है वो उसने फॉलो कर लिया है, IFRS 15 ने कह दिया कि आपकी सेल है, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अब वही पहला स्टेप क्या होगा, अब वही 5 स्टेप्स आप करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कहा जी कैश आया, तो कैश जो आया आपको पता है कैश कितना आया, आप कैश से एंट्री पास कर देंगे, आपको पता है एसिड कितने से गया, आप एसिड की एंट्री पास कर देंगे। आपको कैरिंग अमाउंट बुक में दी हुई 1 मिलियन की, आपने 1 मिलियन से निकाल दिया, आपको पता सेल हुई है, कैश आएगा 1.5 मिलियन, हमने कैश रिसीव कर लिया। अब आप जो लीज लाइबिलिटीज है उस पर आए जरा। अब लीज लाइबिलिटी आप आएंगे तो वो क्या करेगा आपको, आप कहेंगे जनाब आपका लेंटर कितना है 100,000, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 100,000 इंटू इंटू 5 years एन्युटी। 5 years एन्युटी आप लेंगे, वो क्या होगी आपकी एज एट रेट ऑफ 5% पे 5 years एन्युटी 4.32947, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने तीसरी चीज ये कैलकुलेट कर ली, अब आपको चौथी चीज जो है ये कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि आपके पास लोन भी है इसके अंदर, ये जो अमाउंट है इसमें से लोन के अमाउंट को आपको माइनस करना है। आपकी लोन अमाउंट कितनी है 300,000, आपने कहा था फेयर वैल्यू कितनी है 1.2 मिलियन और सेल प्राइस कितनी 1.5 मिलियन, तो 0.3 मिलियन जो है 3 लाख जो है आपका आपकी जो है वो आपका लोन है।
तो इसमें से 9 ना माइनस कर दें तो बाकी कितना बचेगा, आपका बचेगा बाकी 1,32,947। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 1,32,947 इंटू कैरिंग अमाउंट 1 मिलियन एंड फेयर वैल्यू 1.5 मिलियन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर पे आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपने इफेक्ट देना है लोन का। जब आप लोन पे लेंगे तो आप उसको ऐसे इफेक्ट देंगे। ठीक है जी, तो ये बाकी ये सारी वर्किंग इसने की आगे दूसरी एलिस्ट्रेशन जो थी। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे हमने इसकी वर्किंग कर ली, सारी वर्किंग इसने मिला के दी हुई है, तो वो सारी मैंने आपको सारी खुद ही समझा दी है। ठीक है, ये 300 माइनस किया इसने तो ये 1.5 लेके आया। और इसी को जो है ना आपने ये इसने आपका राइट ऑफ यूज एसेट बनाया, मैंने फार्मूला आगे आपको कर दिया। ठीक है, अब जनाब वो क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपसे करता है वो, अब कहता है जनाब ए सेल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट इज 5.5 मिलियन। इक्विपमेंट की जो प्राइस है वो कितनी है, 5.5 मिलियन है। तो यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो 5.5 मिलियन है। However, इसी कंपनी पर द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट टाइम सेल इज 6 मिलियन। वो कहता है जो फेयर वैल्यू थी इसकी वो 6 मिलियन है। अब फेयर वैल्यू ज्यादा है, आपने कम पे सेल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ पैसे एडवांस में लिए हुए थे जो आपने एडजस्ट कर लिए। आपने 0.5 मिलियन पहले से एडवांस लिया था, आपने कहा चलो 6 मिलियन बनता है, 5.5 माइनस कर दो, बाकी 5.5 मुझे दे दो। तो वो क्या होता है 5.5 मिलियन क्या, वो प्री पेमेंट हमने पहले से एडवांस में पेमेंट ली हुई है, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट है। द कैरिंग वैल्यू इज 300, तो कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी, वो उसकी है 3 मिलियन। ठीक है जी, द सेलर लेज लीज बैक द इक्विपमेंट 10 इयर्स, पीरियड कितना है, पीरियड उसका 10 ईयर है। वो एक्सचेंज फॉर द रेंटल 400,000, उसका रेंटल कितना है, रेंटल उसका है 400,000 पर अनम 10 साल के लिए। पेबल एट द सेलर लेजी, इंक्रीमेंटल रेट जो है डिस्काउंट फैक्टर जो है उसका वो कितना है, 6% है। अब बता दें जनाब उसकी एंट्री जो है वो कहता है IFRS 15 जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, उस पर उसकी ट्रांजेक्शन पूरी तरह हुई है। आप इसकी वैल्यू निकाल दें, तो वैल्यू आप देखिए आपको बस क्या क्या पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कैरिंग अमाउंट कितनी है, आपको पता है सेल अमाउंट कितनी है। ये दो अमाउंट जो है आप एड इजेट जो है वो लिखते हैं। तो पहला स्टेप आप ये लिख दें क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, दूसरा स्टेप आपका ये भी लिख दें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक हो गई, तीसरे स्टेप पे आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने कहा कितने लीज लीज रेंटल कितने हैं, लीज रेंटल जनाब इसके 400,000 है। तो आप कहेंगे 400,000 into discount factor annuity factor at the rate of 6% for 10 years, वो कितना है आपका, वो जनाब आपका आता है 400,000 पे 7.36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.9 मिलियन। अब 2.9 मिलियन में क्या हुआ, आपने कहा कि इसमें प्री पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट कितनी है 0.5 मिलियन है कि 5 लाख जो है इसके अंदर प्री पेमेंट है, वो इसमें से माइनस कर दें आप, तो ये बन जाएगा 2444,034। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में 2444,034 इंटू कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी, कैरिंग अमाउंट की 3 मिलियन है और फेयर वैल्यू 6 मिलियन है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये चौथे स्टेप पे हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका P&L में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी वर्किंग इसने यहाँ बना के दी हुई है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, चले अब बात करेगा बायर लेसर की। जो लेसर है जिस एसेट को बाय किया है और फिर आपको लोन दिया है, जो आपको 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 सेलर लीज बैक दी है, उसने वो सेलर बन गया है। पहले वो बायर था, उसे एसेट बायर किया, अब उन्हें आपको लीज पे दे दिया, वो सेलर बन गया, तो बायर सेलर बन गया। उसकी बुक में एक एसेट ट्रांजेक्शन होगी, हम उसकी बात करेंगे। कहता है इफ द ट्रांसफर of the asset by the seller lessee as by the requirement of IFRS 15, कहता है अगर IFRS 15 के ये आपने यस कर दिया फिर क्या होगा, to be accounted for the sale of the assets by the buyer lesser shall account for the purchase of assets under assets। तो कहता है IFRS 16 में जो है अब एज एसेट जो है बुक करेगा।
सेल बुक परचेज बुक करेगा एसेट्स की। फॉर द लीज अप्लाइंग द लेसर अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेटिंग लीज इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16, फिर क्या करेगा, फिर IFRS 16 के तहत जो है एंट्रीज पास करेगा। इन केस where the transfer of the is accounted for the sale, the risk and rewards are transferred to the buyer lessor, therefore the lease will be accounted for as the operating lease in the books of the lessor। अब क्या कहता है, क्योंकि वो लेसर बन गया है, अब लेसर की बुक में उसको देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने लीज किया है, लीज बैक जो किया है वो ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। और क्योंकि लेसर की बुक में जो है हमें डिस्टिंक्ट करना पड़ता है कि ये फाइनेंस लीज पे गया है या ऑपरेटिंग लीज पे गया है, तो उसके साथ जो है हम लेसर की बुक में जो अकाउंटिंग करेंगे उसकी। The fair value of the assets may be differ from the sale proceeds. In such case, the actual fair value of the asset will be accounted for in accordance with the model selected as per IAS 16. The cost model is used to fair value will be will have no effect। वो कहता है अब देखने हैं कि आपने IAS 16 में रखा है उसको, तो आपने कौन सा आपने कॉस्ट मॉडल में रखा है या आपने फेयर वैल्यू मॉडल में रखा है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा हुआ है। तो अगर रिवैल्यूएशन में रखा है तो आपकी फेयर वैल्यू पे रखेंगे उसको, और अगर आपने कॉस्ट मॉडल में रखा है तो फिर फेयर वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं है, आप उसको कॉस्ट पे लेके चलेंगे। ठीक है जी। अब वो बात करता है आपसे, कहता है सेल एग्जांपल कंपनी सोल्ड अ मशीन ऑफ 1.5 मिलियन, तो सेल प्राइस कितनी है इसकी, सेल प्राइस जो है 1.5 मिलियन है। न लीज द बैक द एसेट फॉर 4 इयर्स, पीरियड कितना उसका, उसने क्या उसको 4 इयर्स पे जो उसने लीज पे कर लिया है। द एसेट हैज कैरिंग वैल्यू 1 मिलियन, कैरिंग अमाउंट कितनी है उसकी, कैरिंग अमाउंट उसकी 1 मिलियन है। द लीज एसेट्स द लीज पेमेंट में बी 200,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो रेंटल कितना है उसका, रेंटल जो है वो उसका 200,000 पर एनम है। ठीक है जी। द यूजफुल लाइफ फॉर असेट्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, उसकी लाइफ कितनी है, कहता है जी उसकी लाइफ यूजफुल लाइफ कितनी है 4 है, और इकोनॉमिक लाइफ उसकी 8 है। तो उसकी जो उसका लाइफ जो है उसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी, 4 और 8 12 हो जाएगी। ठीक है जी, 4 साल लीज पे दे देगा, 8 साल पे रखेगा। द इंटरेस्ट इम्प्रीसेट डिस्काउंट फैक्टर कितना है, डिस्काउंट फैक्टर जो है उसका वो एट द रेट ऑफ 5% है। मशीन द सेलर लेसी रिक्वायरमेंट जो 15 जो है IFRS 15 जो रिक्वायरमेंट जो पूरी हो चुकी है। ठीक है जी। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बाय और लेसर की बुक से बात कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहली बात क्या की, उसने एसेट परचेज किया, तो जब एसेट परचेज करेगा तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करेगा आपकी सेल प्राइस से। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करेगा वो इसने देखेगा कि अब ये जो उसने लीज किया है ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। अगर तो ये ऑपरेटिंग लीज है तो एसेट इसके पास रहेगा, लेकिन अगर फाइनेंस लीज है तो एसेट को डीक्रिमिनेट कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसने कहा है, इसने कहा ये जो लीज है ये ऑपरेटिंग लीज है, एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द, तो क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है तो क्या करेगा, एसेट इसके पास रहेगा और इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है 12 साल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको 12 पे डिवाइड करेगा और 12 पे डिवाइड करके इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि आ जाएगी इसकी 1,25,000। ठीक है जी, 12 पे डिवाइड करेगा तो 1,25,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और वो कैंटी पास करेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट उसकी एंट्री पास करेगा। उसको अब लीज रेंटल मिलेगा, ठीक है, 2 लाख का लीज रेंटल मिलेगा, तो लीज रेंटल की एंट्री क्या करेगा, कैश डेबिट करके वो P&L को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ये इसने इसको क्या ट्रीट किया है, उसने कहा कि ये इसकी ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है जी। अगर ये फाइनेंस लीज होती तो फिर एसेट्स को डिक्लोराइज करता, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है तो फिर क्या करेगा, ये इसको एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। एसेट इसका 1.5 मिलियन का 12 साल के लिए 12 में डिवाइड करेगा, 1,25,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और जो उसको लीज रेंटल उसको मिलेंगे उसको क्या करेगा, कैश आएगा, और जो है वो अदर इनकम जो P&L में जो उसको क्रेडिट कर देगा। अब कहता है ट्रांसफर इज नॉट अ सेल। सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट हमने क्या बात की थी कि वो सेल नहीं है। ठीक है जी, हमने ये बात की थी कि वो नहीं, अब इसकी बात कर रहा हूँ। कहता है ये बात होगी तो फिर ये बात होगी, IFRS 16 भी नहीं लगेगा, और फिर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, फिर IFRS 9 लगेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अब हम इसकी बात करने लगे। ठीक है जी, तो ये बात अब हम जो है वो करने लगे यहाँ पे। वो कहते हैं ये रेवेन्यू नहीं हुआ। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि IFRS 15 जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, उसने कहा ये सेल है ही नहीं। अब सेल नहीं है तो लीज बैक भी नहीं हो सकती, पैसा चला गया तो वो क्या है, वो लोन है आपका। अब उसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा। सेलर लेसी, लेसी क्या करेगा, लेसी ने सबसे पहले क्या करना है, एसेट को डीरिकोगनाइज करेगा नहीं, है एसेट उसके पास ही पड़ा हुआ है, कैश आ गया, वो जो कैश आ गया उसको डेबिट करके लोन को क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी।
The transfer of an assets in the seller lessee does not satisfy the requirement of IFRS 15 to be accounted for the sale of the assets. The seller lessee shall continue to recognize the assets. ऐसे स्टेट मेरी बुक में रहेगा and shall recognize financial liability equal to the proceeds. कितना पैसा आया उससे financial liability क्रेडिट कर देगा. कैश डेबिट और financial liability क्रेडिट कर देगा. कहता है कंपनी सोल्ड अ मशीन ऑफ 1.5 मिलियन 1.5 में सेल किया which has a fair value of lease back under 5 years. The assets was carrying about 1 million. The lease payment is let's say 346,000 paid at the end of the year. The buyer lesser interest rate implicit is 5%. The machine was remaining income life 6 years. The lessor determined that the machine is in such a specific nature that only lessee can use it. Major modifications. Lessee has a right to purchase the machine 50,000 at the end of the term. The initial debt causes ignore. सोल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ सेलर. तो वो कहता है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है. तो आप क्या करेंगे जितना कैश आया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे क्योंकि आपका IFRS 15 जो है वो पूरा ही नहीं हुआ. सिंपलिटी क्या करेंगे जितना कैश आया उस कैश को डेबिट कर लेंगे और एक लायबिलिटी को आप क्रेडिट कर देंगे. बायर लेसर क्या करेगा ये भी सिंपल करेगा. इसने कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और क्या होगा डेबिट क्या होगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लेगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या करेगा फाइनेंशियल एसेट डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर लेगा. बाकी इसमें सिंपल आपको जी पढ़ लीजिएगा. सब्सिक्वेंट क्या होगा सब्सिक्वेंट उसको पेमेंट वापस आएगी. ठीक है लोन दिया उसने जब लोन दिया है तो पैसे वापस भी आएंगे. जब पैसे वापस आएंगे तो फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो जाएगा कैश डेबिट हो जाएगा और बाकी जो बैलेंस है वो आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल में इंटरेस्ट में आप इसकी एंट्री पास करेंगे उसमें इंटरेस्ट में क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है ये आपकी एंट्रीज यहाँ पे. अब बात करता है ये सेल एंड लीज बैक शॉर्ट टर्म लीजेस एंड लो वैल्यू लीजेस. अब शॉर्ट टर्म लीजेस और लो वैल्यू लीजेस पे हमें एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आप चाहे तो IFRS 16 को अप्लाई करें आप चाहें तो IFRS 16 को अप्लाई ना करें. ठीक है जी. तो ये डिपेंड करता है आप पे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी शॉर्ट टर्म लीजेस है या आपकी जो है लो वैल्यू लीजेस है उस पर आप चाहें तो आप IFRS 16 पे अप्लाई करें आप चाहे तो अप्लाई ना करें. ठीक है जी. तो उस कंडीशन में क्या होगा जब सेल एंड लीज बैक होगा तो if a lessee elects not to apply the requirement of normal lease over the year, either a short-term lease or lease for which the underlying asset is low value, then the lessee should recognize the lease payment associated with those lease as an expense as a straight line basis over the lease term or endless estimating. वो कहता है अगर आप इसको लीज पे नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे आप आपको एक जो कंटिन्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन पे जो है उसको एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें और स्ट्रेट लाइन पे जो है आप उसका इनकम को रिकॉर्ड करें. These the lessee shall apply another subsequent basis if that basis more is appropriate. वो कोई भी बेसिस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप IFRS 16 अप्लाई नहीं करते तो. If a lessee account for short term lease applying above for paragraph, the lessee should consider the lease to be a new lease. लेकिन अगर आप IFRS 16 अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको एज ए न्यू लीज जो है एक नई लीज जो है इसको आप कंसिडर कर लें. दिस लीज there is a lease modification or there is any change in the lease term. For example, the lessee exercise an option not previously included in the determination of the lease. The election of short-term leases shall be made by class of underlying assets to which the right of use relates. A class of underlying assets is a grouping of underlying assets of a similar natures and use it and entities operations. The election of leases for which the underlying assets is for a low value can be made on the lease by lease basis. This is standard and permits the lessee lease to account the leases for which the underlying assets is low value. वो कहता है कि आपने एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाना है आपने उसकी ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग के हिसाब से जो है उसको आपने बुक करना है. The lessee shall assess the value of underlying assets based on the value of the assets when it is new regardless of the age of the assets. वो कहता है कि आप देखें कि आपने उसको उसकी बेसिस क्या लेनी है. उसकी बेसिस ये लेनी है कि एसेट था कितने का. मतलब एक एसेट था वो 2 लाख का था लेकिन अब वो पुराना हो चुका है आपने उसको 50,000 पे इसको लीज किया है तो आपने ये कहेंगे तो लो वैल्यू है. लो वैल्यू नहीं है इसकी वैल्यू क्या थी ओरिजिनल की वैल्यू क्या थी 2 लाख थी तो आप 2 लाख के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे. अब उसको 50,000 के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे.
The assessment of whether the underlying asset is low value is performed on the absolute basis. Leases of low value assets qualify for accounting for treatment regardless whether those leases are material to the lessee. The assessment is not affected by size, nature, and circumstances of the lessee. Accordingly, different leases are expected to reach the same conclusion about whether particular net assets is a low value. A short-term lease is of a period of less than a year, whereas the underlying assets can be low value only if. तो शॉर्ट टर्म क्या होता है जिसका पीरियड कम हो 12 साल की, और लो वैल्यू क्या होगा, द लेसी कैन बेनिफिट from use of the underlying assets on its own or together with other sources that are readily available for the lessee, and the underlying asset is not highly dependent. अगर highly dependent होगा तो वो low value नहीं होगा. For example, मैंने गाड़ी ली, गाड़ी के जो टायर है वो मैंने लीज कर लिए, तो वो टायर जो है वो हाईली डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता टायर जो है वो लो वैल्यू लीज है. ठीक है ना जी, उसको हम जो अगर वो हाईली डिपेंडेंट होंगे तो उसको हम लो वैल्यू लीज नहीं मानेंगे. A lease of an underlying asset does not qualify a lease of low value asset if the nature of the asset is such that when new the asset is typically not a low value. ठीक है ना, वो कहते हैं जब एसेट न्यू था तब तो वो 4 लाख का था, अब आपने जब लीज कराया तो आपको कहते हैं मैंने तो 10,000 का एसेट लीज कराया है, तो उसको आप लो वैल्यू नहीं मानेंगे. फॉर एग्जांपल, अ लीज ऑफ अ कार would not qualify a lease for low value assets because a new car would typically not a low value. If a lessee sublease an asset or expect to sublease the asset, the lease asset does not qualify for the law. अब कहता है हमने एक एसेट लीज पे लिया और उसको आपने कहा कि ये लो वैल्यू है, लेकिन हम उसको आगे सब लीज कर दिया, तो वो कहता है फिर एक्सेप्शन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते. आप उसको लो वैल्यू लीज में नहीं ट्रीट करेंगे, उसको प्रॉपर लीज में ट्रीट करेंगे, और बाद में उसको आपने सब लीज कर दिया. एग्जाम्पल, लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स कैन इंक्लूड टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मॉल आइटम. ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी लो वैल्यू लीज की एग्जाम्पल्स हैं. सेल एंड लीज पे ट्रांजैक्शन पे वैल्यू शॉर्ट टर्म लीज. शॉर्ट टर्म लीज पे कहता है द कंपनी सोल्ड अ फर्नीचर 2 लाख, द लीज इज बैक ऑन द 10 मंथ लीज एट 4,000. उन्हें कल लीज पे दिया, 4,000 वापस ले लिया. अब क्या हुआ, आपने कैश कितना आया आपके पास, 2 लाख आया. ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स गया, डिफरेंस कहाँ चला गया, आपका बैलेंसिंग फिगर में, आपका पीएनएल में चला गया. अब जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करते हैं. ठीक है, जो सिंपल एंट्रीज आप करेंगे, पहले आप एंट्री करेंगे लीज बैक की, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पे IFRS 15 तो लग नहीं रहा, IFRS 16 तो लग ही नहीं रहा. ठीक है ना जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, I16 नहीं लगेगा तो सीधी आप सीधी एंट्रीज पास करेंगे यहाँ पे. दूसरा जनाब फिर शॉर्ट टर्म लीज आपका अबव द फेयर वैल्यू है. अब फर्नीचर सोल्ड हुआ 2 लाख का, उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1,80,000 थी. कैश कितना है, 2 लाख. एसेट गया और बैलेंसिंग फिगर किधर गया आपका, पीएनएल में, और आपने जो है वो जब आप इंस्टॉलमेंट लेंगे तो उसको आप कवर कर लेंगे. ठीक है जी. उसके बाद जनाब वो लो वैल्यू एसेट्स है आपका, तो वो सेम एंट्रीज कैश आएगा, ऐसी जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा और आपका एक्सपेंस और कैश बुक हो जाएगा. चलें जी आगे, इसका आखिरी टॉपिक आ गया जी सबलीज का. अब ये सबलीज होगी तो क्या होगा इसमें. पहली बात वो करता है क्लासिफिकेशन. IFRS 16 रिक्वायर्स इंटरमीडिएट लेसर. एक क्या हुआ कि इसने लीज लिया, लीज लेके, मैं लेसी था, लीज लिया, लीज लेके क्या किया, सब लीज कर दिया. जब सब लीज करूंगा तो मैं क्या बनूंगा, मैं लेसर बनूंगा. अब जब मैं लेसर बनूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो लीज दी है वो ऑपरेटिंग लीज है या वो फाइनेंस लीज है. फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज, इस हिसाब से मैं एंट्रीज पास करूंगा. ठीक है जी, तो पहले मैंने एक लीज लिया, तो जब मैं इसको सब लीज करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि ये जो मैंने सब लीज किया है ये मैंने क्या किया है. यहाँ देखे ना, देखे जी, मैं लेसी था, इसने क्या किया, एक एसेट लीज दिया. अब मैंने एसेट लीज लिया होता तो मेरे पास क्या आ रहा था, मैंने ROU शो किया होता अपने बुक्स में. अब क्या हुआ, मैंने इसको सब लीज कर दिया, तो सब लीज पे मुझे क्या करना है, जब सब लीज पे करूंगा तो मैं लेसर बनूंगा.
अब मुझे देखना है कि ये सब लीज जो है फाइनेंस लीज है या ये ऑपरेटिंग लीज है। अब तो अगर ये फाइनेंस लीज है तो मुझे आरओयू को जो है वो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आरओयू को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है उसको मैं डेबिट कर लूंगा। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो आरओयू एसेट जो है वो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी बुक्स पे एसेट्स रहेगा, और मैं सिंपल एडिस पास करूंगा इनकम की। जब कैश आएगा कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे वो आपसे करेगा। कहता है जनाब हेड लीज है या सब लीज है, तो कहता है एज टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइंग बोथ लेसी या लेसर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दिस अप्रोच इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट बिकॉज इन जनरल ईच contract is negotiated separately with the counterparty to the sub lease being a different entity from the counterparty of the head lease. Accordingly, an intermediate lessor, the obligation that rises from the head lease are generally not extinguished by the term and condition of the sub। वो कहता है जो आपने एंट्री पास की पहले कि आपने जब लीज लिया तो आपने क्या पास एंट्री पास की, आर यू डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी तो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू एसेट जो है अगर आपने फाइनेंस आगे कर दिया तो उसको आपने डिरेक्टनाइज करना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सब लीज एज इंटरमीडिएट लेसर शुड क्लासिफाई सब लीज इन द फाइनेंस लीज, तो वो डिसाइड करेगा कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, उस पर इसका इफेक्ट आएगा। If the head lease is a short-term lease that the entity as a lessee has accounted for by applying IFRS 16, the sub lease should be classified as operating lease। वो कहता है अगर आपने शॉर्ट टर्म लीज पे लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लीज आपने ली थी, उस पर IFRS 16 तो लगा ही नहीं था, तो आप क्या करेंगे, इसको आप उसको ऐसे ऑपरेटिंग लीज जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज द सब लीज शुड बी क्लासिफाइड एज रेफरेंस द राइट ऑफ यूज एसेट। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर मैं IFRS 16 ने अप्लाई किया है तो आप ROU एसेट जो है उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे, rather than the reference of underlying assets, the item of property plant equipment is the subject to lease. In considering the sublease by reference to the right of use assets from the head lease, an intermediate lessor will classify more subleases as finance lease than it would have done if those some same sublease were classified by reference to the underlying assets. The intermediate lessor only has the right to use the underlying assets for a period of time. If the sublease is for all the remaining term of the head lease, the intermediate lessor has an effect and transfer that rights to another party. हाँ जी, क्या कहता है, वो कहता है हेड लीज में क्या होगा, एन इंटरमीडिएट लेसर एंटर इनटू 5-year लीज फॉर ऑफिस 5000 स्क्वायर मीटर्स फॉर स्पेस विद एंटिटी ए। सब लीज कर दी उसने उसको, बाद में पहले उसने हेड लीज लिया, उसको सब लीज किया, एट द बिगिनिंग ऑफ 3 years में किया, इंटरमीडिएट लीज ने उसको 5 स्क्वायर मीटर्स को जो है वो सब लीज कर दिया। द इंटरमीडिएट लेसर विल क्लासिफाई द सब लीज ट्रांसफर राइट ऑफ यूज एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम द लीज। द इंटरमीडिएट लेसर क्लासिफाई द सब लीज एज फाइनेंस लीज। वो एंट्रीज क्या पास करेगा, व्हेन द टर्म द लेसर एंटर इनटू द सब लीज, द इंटरमीडिएट लेसर नंबर 1 पहली एंट्री क्या पास करेगा ए पे, वो कहता है डिरिकॉग्नाइज द आरओयू को क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी, तो पहली एंट्री वो क्या करेगा, वो कहेगा टू ROU। ठीक है जी, लेटिंग द हेड लीज दैट ट्रांसफर्स द सब लीजेस एंड रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन सब लीज। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, नेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको डेबिट कर लेगा। तो पहली एंट्री क्या करेगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट इन सब लीज जो उसको डेबिट करेगा और ROU को क्रेडिट कर देगा। फिर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज एनी डिफरेंस बिटवीन द राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन द सब लीज। वो कहता है इसका जो डिफरेंस है कहीं पे, उसको क्या करेगा, वो बैलेंसिंग फिगर को P&L पर चार्ज कर देगा। Retains the lease liability relating to the head lease in the statement of financial positions which represent the lease payments on by the lessor। उसके बाद क्या करेगा, वो कहेगा जनाब उसकी फाइनेंशियल इनकम आएगी, वो फाइनेंशियल इनकम पे करेगा वो। ठीक है जी, तो क्या करेगा, रिटेन्स द लीज लाइबिलिटी, जो लीज लाइबिलिटी जो उसने पहले एंट्री पास की थी, यहाँ पे हमने ये वाली ये लीज लाइबिलिटी की है, उसको वो सेम जो है वो उसको सेम ट्रीटमेंट में रखेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सब लीज द इंटरमीडिएट लेसर रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल इनकम ऑन द सब लीज एंड वो क्या करेगा, फाइनेंशियल चार्जेस जो है, फाइनेंशियल चार्जेस P&L में डेबिट करेगा टू जो उसने पे करना है अपनी हेड लीज पे, और जो सब लीज पे उसको इनकम मिलेगा
वो फाइनेंशियल इनकम को क्या करेगा, वो P&L में क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी। तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी, जो पैसे आएंगे सबलिस करके और उसका जो है जो वो फ्रेंचाइजी पे करेगा उसको एक्सपेंस में डाल देगा। अब कहते हैं जनाब, हेड लीज एन इंटीमेटेड लेसर एंटर इनटू 5 ईयर 5 स्क्वायर लीज, वो सारी वही बातें कर रहा है, तो उससे जरा पढ़ लीजिएगा, इसमें इसमें कुछ थ्योरेटिकली बातें सारी। ठीक है जी। तो ये आपका तकरीबन जो है वो खत्म हो गया है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह हमारा होगा वो हम करेंगे इनकम टैक्सेस पे, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। किसी के पास कोई क्यूरीज हैं, कोई आपके पास आंसर, आपको आंसर चाहिए किसी किस्म की भी, किसी भी स्टैंडर्ड्स में, किसी भी रेफरेंस से, आए कि आपके पास पेपर से, आई के पास पेपर पे भी हमारी एक अलग से लेक्चर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज टाइम मिला या कल जो है वो नया जो चैप्टर है दिसंबर दिसंबर 2021 का जो सोल्यूशन है इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। किसी को अगर क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपकी लाइव क्लास में आके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।